एक दिन अचानक धरती के नीचे से कुछ ऐसा निकला जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर ही बदल दी। ये कोई आम जानवर नहीं बल्कि रीपर्स नाम के ऐसे खतरनाक क्रीचर्स थे जिन्होंने कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया और मिलिट्री के टैंक, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स तक इनके सामने बेकार साबित हुए। इन रीपर्स का मकसद बस एक ही था और वो था इंसानी नस्ल को खत्म करना। उन्होंने कई शहरों को पलक झपकते ही शमशान बना दिया और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो गए। बचे हुए लोगों ने इन रीपर से बचने के लिए 8000 फुट से ज्यादा ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि इन पहाड़ों की ठंडक में ये मॉन्स्टर्स जिंदा नहीं रह सकते थे और इसी वजह से अब दुनिया के सबसे ऊंचे इलाके इंसानों का घर बन चुके हैं। इस हादसे को अब 3 साल बीत चुके थे और कोलोराडो के रॉकी माउंटेन्स में 193 सर्वाइवर्स अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाए बैठे थे। पर क्या सच में वो सुरक्षित थे या फिर मौत उनसे बस एक कदम की ही दूरी पर थी? खैर, ऐसे ही एक दिन हंटर नाम का एक बच्चा, जो कि इन सर्वाइवर्स में से ही एक था, वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने के इरादे से सेफ्टी लाइन क्रॉस करके पहाड़ के दूसरी ओर रहने वाले लोगों को देख रहा था। मगर जैसे ही हंटर को अपने आसपास रीपर्स के होने का एहसास हुआ तो उसने बिना वक्त गवाए भागना शुरू कर दिया और उस रीपर के हंटर तक पहुंचने से बस 1 सेकंड पहले हंटर सेफ्टी लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। पर ये खतरा तो बस एक शुरुआत थी। अब इसके बाद जब हंटर वापस अपने गाँव पहुंचा तो उसके पिता विल ने आते ही उसे डांटना शुरू कर दिया। लेकिन विल की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर था, वही डर जो उसने अपनी बीवी को खोते हुए महसूस किया था। और आसान भाषा में कहूँ तो विल हंटर को खोना नहीं चाहता था। दरअसल उनका ये गांव जमीन से 8460 फुट की ऊंचाई पर था और हंटर के लंग्स में दिक्कत भी थी, जिसकी वजह से उसे हर रात ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता था। इसलिए उसे डांटते हुए विल ने कहा कि पता नहीं तुम ये समझते भी हो या नहीं, पर अगर भागते वक्त तुम्हारे लंग्स काम करना बंद कर देते तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। और हंटर बस चुपचाप अपने पिता की डांट सुनता रहा, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता सही कह रहे हैं। तो अब इस सब के बाद विल केटी नाम की एक लड़की के साथ शिकार पर चला गया, जिसके दौरान केटी के पूछने पर विल ने उसे बताया कि आज सुबह हंटर ने दूसरी बस्ती को देखने के लिए सेफ्टी लाइन को पार कर लिया था। जिस पर केटी ने कहा कि हंटर यहाँ का इकलौता बच्चा है, तो हो सकता है वो खेलने के लिए किसी साथी की तलाश कर रहा हो, क्योंकि शायद उसके लिए सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं है। भले ही हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं, पर हो सकता है हंटर को यहाँ जेल जैसा महसूस हो रहा हो। मगर विल ने जवाब दिया कि हंटर वहाँ से उन लोगों को देखने नहीं गया था। दरअसल सेफ्टी लाइन वहां के एल्बा फायर रोड के पास से गुजरती है और वहीं पर हंटर ने अपनी मां को आखिरी बार देखा था। खैर, अब इन सब बातों के बाद जब अपने शिकार को लेकर केटी और विल गांव में वापस आए तो वहां नीना अपनी लैब में एक ऐसी बुलेट बनाने के लिए दिन रात एक कर रही थी जो कि इन रीपर्स की स्किन को चीर सके, मगर हर बार उसके सिर्फ नाकामी ही हाथ लग रही थी। तो अब रात के वक्त जब अपने घर पर लेटा हुआ विल अपनी बीवी की यादों में खोया हुआ था तो अचानक हंटर को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब विल ने जल्दी से हंटर के ऑक्सीजन फिल्टर को बदल दिया, जिससे वैसे तो हंटर ठीक हो गया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो फिल्टर विल ने इस्तेमाल किया था वो उनके पास बचा हुआ आखिरी ऑक्सीजन फिल्टर था। अब इसके अगले दिन हंटर का जन्मदिन था, इसलिए विल ने अपने बेटे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया और शाम को इस गाँव के आखिरी बचे हुए मैक एंड चीज के डब्बे को हंटर के लिए खरीद लिया। मगर घर आने के बाद बातों ही बातों में विल ने हंटर को बता दिया कि कल रात इस्तेमाल किया जाने वाला फिल्टर हमारा आखिरी ऑक्सीजन फिल्टर था, इसलिए अब मुझे तुम्हारे लिए और फिल्टर लेने के लिए नीचे जाना होगा। हंटर जानता था कि नीचे जाना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है, इसलिए उसने अपने पिता को जाने से मना किया, क्योंकि वो भी अपने पिता को खोना नहीं चाहता था। पर विल के पास इस वक्त और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने हंटर से कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मगर उस रात हंटर की तबीयत फिर से खराब हो गई और फिल्टर खत्म होने की वजह से विल को उसे इंजेक्शन देना पड़ा, जिससे विल को इतना तो समझ आ गया था कि अगर जल्दी ही उसने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए वो मदद मांगने के लिए सीधा नीना के घर चला गया। दरअसल नीना विल की पत्नी तारा की दोस्त है और पिछले साल नीना के कहने पर ही तारा ने उसके साथ सेफ्टी लाइन को पार किया था, क्योंकि नीना का कहना था कि अगर वो किसी तरह अपनी पुरानी लैब तक पहुंच गई तो वो इन रीपर्स को मार सकती है। पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाई और इसी चक्कर में तारा भी अपनी जान गंवा बैठी। तब से लेके अब तक विल अपनी पत्नी तारा की मौत की जिम्मेदार नीना को मानता है और उससे नफरत करता है। पर आज उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो नीना
नीना से मदद मांगने चला आया। वहाँ बिल ने नीना को बताया कि मैं कल हंटर के लिए ऑक्सीजन फिल्टर लेने के लिए बोल्डर नाम की जगह पर जा रहा हूँ, जिस पर नीना ने कहा कि अगर तुम नीचे गए तो तुम मारे जाओगे। पर बिल के पास इस वक्त और कोई चारा नहीं था और वो अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार था। और जब बिल ने नीना से कहा कि मुझे बोल्डर शहर तक जाने का एक सुरक्षित रास्ता पता है, तो नीना ने कहा कि शहर जाने का कोई भी सुरक्षित रास्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए तुम्हें कम से कम 20 बार सेफ्टी लाइन को पार करना होगा, जो कि तुम्हारे मरने के लिए काफी है। लेकिन बिल के पास और कोई रास्ता न होने की वजह से वो नीचे शहर में जाने के लिए मजबूर था और वो चाहता था कि नीना भी उसके साथ चले। इसलिए बिल ने नीना से कहा कि तुम यहाँ रहकर चाहे कितनी भी रिसर्च कर लो, मगर उसका कोई फायदा नहीं होगा। पर अगर तुम शहर में अपनी पुरानी लैब तक पहुँच गई तो तुम इन रीपर्स को मारने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगी। मगर इसके बावजूद जब नीना नहीं मानी तो बिल उसे ये कहकर वहाँ से चला गया कि मैं कल सुबह 8 बजे शहर की ओर निकल रहा हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब बिल के जाने के बाद नीना ने इस बारे में कई बार सोचा और आखिर में वो अपनी दोस्त तारा के बेटे को बचाने के लिए बिल का साथ देने के लिए मान गई। खैर, अब अगली सुबह बिल ने अपनी एक पड़ोसी को उसके वापस आने तक हंटर का ख्याल रखने को कहा, जिसके बाद वो हथियार लेने के लिए सीधा अपने दोस्त टिम के पास पहुंच गया। पर इसी दौरान वहां पर केटी भी आ गई, जो कि बिल के साथ जाना चाहती थी। बिल ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि नीचे बहुत खतरा है, पर केटी ने उसकी एक नहीं सुनी। और जब केटी हथियार लेकर बाहर आई तो नीना ने केटी को वार्न करते हुए कहा कि तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। पर केटी ने उसकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया, क्योंकि केटी नीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो अब इस सब के बाद बिल ने हंटर से वादा किया कि मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा, और फिर नीना और केटी के साथ अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गया। जिसके दौरान जब वो तीनों पूरे 8000 फुट पर बनी हुई सेफ्टी लाइन के पास पहुंचे तो नीना को अपनी कंपास जैसी डिवाइस से चेक करने पर पता चला कि इस वक्त उनके आसपास कोई रीपर नहीं है। दरअसल नीना ने रीपर्स को ट्रैक करने के लिए इस डिवाइस को बनाया था और ये डिवाइस रीपर्स द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड के जरिए उन्हें ट्रैक कर लेती थी। मगर फिलहाल इस डिवाइस के मुताबिक उनके आसपास कोई भी रीपर नहीं था, इसलिए उन्होंने सेफ्टी लाइन को क्रॉस किया और आगे बढ़ गए। वहां से थोड़ा आगे जाने पर उन्हें मिलिट्री की कुछ गाड़ियां दिखाई दी, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। पर उन गाड़ियों से कुछ काम का सामान ढूंढते वक्त बिल को एक ग्रेनेड लॉन्चर और कुछ ग्रेनेड्स मिले, जिन्हें उसने केटी को दे दिया, क्योंकि केटी उस लॉन्चर को चलाना जानती थी। जिसके बाद उन्होंने फिर से अपना सफर शुरू किया और जंगल से गुजरते हुए उन्हें कुछ घोड़े दिखाई दिए, जो कि अब भी जिंदा थे। और इसका मतलब साफ था कि रीपर्स जानवरों पर हमला नहीं करते। खैर, अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए वो तीनों अल्ता विस्ता नाम के स्की एरिया में आ पहुंचे, जिनकी ऊंचाई 7620 फुट थी। मगर वो थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि तभी नीना को अपनी डिवाइस की मदद से पता चला कि उनके आसपास एक रीपर घूम रहा था। और जैसे ही रीपर सामने आया तो इससे ये साफ हो गया कि नीना की ये डिवाइस अच्छे से काम कर रही है। तब रीपर को देखकर केटी ने तुरंत सेफ्टी लाइन की ओर भागना शुरू कर दिया, जबकि नीना का कहना था कि हम इतनी जल्दी सेफ्टी लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए नीना की बात मानकर बिल ऊपर चढ़कर चेयर लिफ्ट को स्टार्ट करने में लग गया, ताकि वो उसके जरिए जल्दी से जल्दी सेफ्टी लाइन तक पहुंच सके। और नीना और केटी नीचे खड़े होकर बिल को कवर देने लगे। केटी ने तुरंत अपने ग्रेनेड लॉन्चर को लोड कर लिया और जैसे ही जंगल से निकलकर रीपर उसके सामने आया तो केटी ने उस पर ग्रेनेड फायर कर दिया, जिससे धमाका तो काफी बड़ा हुआ, पर इसका उस रीपर पर कोई असर नहीं हुआ और वो उल्टा और भी तेजी से उनकी ओर आने लग गया था। मगर इसी दौरान बिल ने चेयर लिफ्ट स्टार्ट कर दी और नीना भागकर उस लिफ्ट पर चढ़कर बिल के साथ सेफ्टी लाइन की ओर बढ़ने लगी, जबकि केटी नीचे ही रह गई थी। वो रीपर भी अब उसके काफी करीब आ गया था, इसलिए बिल और नीना रीपर पर गोलियां चलाकर उसे धीमा करने की कोशिश करने लगे, जिससे केटी को चेयर लिफ्ट पर चढ़ने का मौका मिल गया। मगर अब भी वो चेयर लिफ्ट केटी से काफी दूर थी। पर केटी किसी तरह कूदकर नीना और बिल तक पहुंच ही गई। लेकिन जब वो लगभग सेफ्टी लाइन तक पहुंचने ही वाले थे तो ऐन वक्त पर रीपर ने उस चेयर लिफ्ट को ही तोड़ दिया, जिससे वो तीनों नीचे गिर गए। तब जल्दी से उठकर उन्होंने सेफ्टी लाइन की ओर भागना शुरू कर दिया, जबकि वो रीपर उन तक पहुंचने ही वाला था। मगर उसकी पकड़ में आने से ठीक एक पल पहले ये तीनों सेफ्टी लाइन के उस पार जाने में कामयाब हो गए, जिससे इनकी जान बच गई। खैर, अब रात गुजारने के लिए वो लोग एक रिजॉर्ट के अंदर रुक गए, जो कि 8209 फीट की ऊंचाई पर था। वो लोग आज मौत के मुंह से बचकर आए थे और इसी खुशी में वो लोग शराब पीने लगे, जिसके दौरान बिल का कहना था कि मुझे लगता है ये रीपर्स भगवान द्वारा दी गई हमारे बुरे कर्मों की सजा है, जबकि नीना का मानना इससे बिल्कुल अलग था। नीना का कहना था कि ये रीपर्स बस धरती के नए शिकारी हैं और हम लोग उनका शिकार हैं। वो बस एक दिन अचानक कहीं से निकल आए, इसलिए किसी को उन पर रिसर्च करने का मौका
मौका ही नहीं मिला। इसी दौरान विल ने नीना से पूछा कि पूरे 3 साल तुमने इन रीपर्स के बारे में रिसर्च की है, तो इतने वक्त में तुम्हें इनमें कुछ तो अलग जरूर दिखा होगा। जिस पर नीना ने कहा कि जब वो लोग पहली बार बाहर आए तो उन्होंने एक ही महीने में दुनिया की 95% आबादी को खत्म कर दिया था, और इस एक महीने में वो ना तो खाने के लिए रुके और ना ही सोने के लिए। पर जब विल और केटी को उसकी ये बातें समझ नहीं आई तो नीना ने आसान भाषा में उन्हें समझाया कि शिकारी जानवर अक्सर शिकार करने के लिए मारते हैं, पर ये रीपर्स बस मारने के लिए ही मारते हैं। उन्होंने इंसानों को ऐसे मारा जैसे उनका मकसद इंसानों का खात्मा करना हो, और उन्होंने इतनी जल्दी इंसानों को खत्म किया कि उन पर रिसर्च करने का किसी को मौका ही नहीं मिला। पर अगर हमें उन पर रिसर्च करने का मौका मिल जाता तो हम उन्हें मारने का कोई ना कोई रास्ता तो पक्का निकाल लेते। अब इन सब बातों के बाद ये लोग वहीं पर सो गए, पर विल अभी भी जागा हुआ था, क्योंकि हर रात की तरह आज फिर से विल को अपनी मर चुकी पत्नी तारा के ख्याल सोने ही नहीं दे रहे थे। उन ख्यालों के मुताबिक विल ने तारा को नीना के साथ जाने से कई बार मना किया था, पर तारा ने उसकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि तारा रीपर्स को मारने में नीना की मदद करना चाहती थी ताकि उसका बच्चा बिना डर के एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन दुख की बात ये थी कि जब वो नीना के साथ गई तो वो कभी वापस लौट ही नहीं पाई। खैर, अब इसके अगले दिन विल नीना और केटी को कैलवे माइन नाम की एक जगह पर ले आया जो कि 8092 फीट की ऊंचाई पर थी। वहां विल ने उन्हें कहा कि ये नीचे जाने का शॉर्टकट है और इस माइन के दूसरी साइड निकलकर हम सीधा 8023 फीट पर पहुंच जाएंगे। मगर नीना का कहना था कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सुरंग बिल्कुल सीधी है या फिर आड़ी टेढ़ी, और अगर ऐसा हुआ तो हमें कई बार सेफ्टी लाइन से बाहर जाना पड़ेगा। रीपर्स जमीन के अंदर से ही निकले थे, इसलिए वो अंधेरे में आराम से देख सकते हैं और इंसानों द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की हल्की मात्रा को भी वो सूंघ लेते हैं, यानी कि ये सुरंग बड़ी आसानी से हमारी मौत की वजह बन सकती है। मगर फिलहाल उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें उसी सुरंग से होते हुए आगे बढ़ना पड़ा। पर जब वो थोड़ा आगे गए तो उन्हें वहाँ का रास्ता बंद मिला, जिसे वेल्डिंग करके पूरी तरह से सील किया हुआ था। मगर इतना दूर आने के बाद वो लोग वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, इसलिए विल ने उन्हें एक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने का सुझाव दिया। लेकिन ये रास्ता सेफ्टी लाइन से नीचे से होकर जाता था और ये रास्ता लगभग 900 मीटर लंबा था। तब ये सुनकर केटी और नीना काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि इस रास्ते पर खतरा बहुत ज्यादा था। मगर विल ने उनसे कहा कि तुम लोग वापस जाना चाहो तो जा सकते हो, पर मैं किसी भी हाल में अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन फिल्टर लेकर ही आऊंगा। और विल की ये बात सुनकर नीना और केटी भी विल का साथ देने के लिए मान गए। पर इस रास्ते से उन्हें बिना आवाज किए और बिना दौड़े आगे बढ़ना था, क्योंकि तेज आवाज की वजह से रीपर उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं और दौड़ने से उनकी सांस भी फूलेगी, जिससे वो काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जो कि रीपर्स को उन तक पहुंचाने के लिए काफी होगा। इसलिए वो सब धीरे धीरे उस रास्ते की सीढ़ियां उतरे और आगे बढ़ने लगे। मगर थोड़ी देर तक चलने के बाद अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गए। और जैसे ही उन्हें अपने पीछे एक रीपर दिखाई दिया तो उनका डर और भी बढ़ गया। तब उस रीपर से बचने के लिए उन्होंने तेजी से भागना शुरू कर दिया। केटी ने रीपर पर ग्रेनेड फेंका, विल ने उस पर गोलियां चलाई, पर उनके हथियार उस दानव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। इसी दौरान उस सुरंग की एक दीवार के अंदर उन्हें थोड़ी सी जगह दिखाई दी और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए उस छोटी सी जगह के अंदर घुस गए और कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए उन्होंने अपनी सांसें भी रोक ली थी। तब उस रीपर ने अपना एक टेंटिकल उस जगह के अंदर घुसा दिया, जो कि एक सेंसर की तरह काम करता था। लेकिन उनके सांस रोकने की वजह से रीपर का सेंसर उनका पता नहीं लगा पाया। पर अब क्योंकि ये लोग ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकते थे, इसलिए जल्दी से विल ने एक फ्लेयर जलाकर थोड़ा दूर फेंक दी, जिससे जैसे ही रीपर का ध्यान भटका तो उन्हें फिर से सांस लेने का मौका मिल गया। इसी दौरान केटी को वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया और वो सब उस रास्ते की ओर बढ़ने लगे। मगर जैसे ही केटी बाहर निकली तो वहाँ पहले से ही एक दूसरा रीपर मौजूद था, जो कि केटी पर हमला करने के बाद उसे वहाँ से घसीट कर ले गया। विल और नीना इस मंजर को देखकर पूरी तरह से टूट चुके थे, पर वो दुखी होने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सके। अब इसी दौरान वो पहले वाला रीपर विल और नीना के काफी करीब आ चुका था और वो लोग उससे बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। और उस रीपर के उन तक पहुँचने से पहले ही नीना को वहाँ पर एक सीढ़ी मिली, जिसके जरिए वो दोनों जल्दी से उस सुरंग से बाहर निकल गए। लेकिन बाहर आकर नीना को केटी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और उसके दिल में रीपर्स के लिए बहुत ज्यादा नफरत भी भर गई थी। खैर, अब इस सब के बाद बिल और नीना अपने आगे के सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वो लोग एक पुराने घर तक पहुंच गए, जिसके बाहर एक कार भी खड़ी हुई थी। जल्दी ही रात भी होने वाली थी, इसलिए उन दोनों ने इसी घर में रात गुजारने का फैसला कर लिया।
उस घर के अंदर उन्हें कुछ खाने की चीजें भी मिल गई, जिनसे अपनी भूख मिटाते हुए वो दोनों आपस में बातें करने लगे। जहाँ बातों ही बातों में विल ने नीना से पूछा कि आखिर तुम्हारी पुरानी लैब में है क्या। तो नीना ने जवाब दिया कि वहाँ पर पेरिक्लेस है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्यूबिक वर्जन होता है। इसके साथ ही नीना ने कहा कि रीपर्स की चमड़ी को भेदा नहीं जा सकता, क्योंकि शायद उस पर किसी तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, जो कि उनके लिए किसी डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। भले ही आम बंदूक की गोलियां उन रीपर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अगर किसी गोली को मैग्नीशियम ऑक्साइड से कोट करके रीपर्स पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे रीपर्स को मारा जा सकता है। विल ने इसे मैजिक बुलेट का नाम दिया, पर फिर भी उसे नीना की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। खैर, अब इसके अगले दिन वो दोनों उस पुराने घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठे और सेफ्टी लाइन को तेजी से पार करते हुए सीधा बोल्डर शहर की ओर निकल पड़े। ये शहर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि यहाँ जानवरों के अलावा और कोई भी नहीं था। तब वो दोनों अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए सीधा इस शहर के हॉस्पिटल में घुस गए, ताकि विल यहाँ से अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन फिल्टर ले सके। मगर रीपर्स ने हॉस्पिटल को भी अंदर से पूरी तरह से तहस नहस किया हुआ था, इसलिए उन्हें फिल्टर्स को ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इस हॉस्पिटल में रीपर्स भी मौजूद थे, इसलिए नीना बार बार बिल को जल्दी से फिल्टर्स उठाकर यहाँ से निकलने को कह रही थी। पर बिल इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद यहाँ पहुँचा था, इसलिए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। और काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार विल को फिल्टर्स मिल ही गए। मगर उन फिल्टर्स को अपने बैग में रखने के बाद जैसे ही वो दोनों वहाँ से भागे तो अचानक एक रीपर ने दीवार के अंदर से ही उन पर हमला कर दिया, जिससे बड़ी मुश्किल से बचने के बाद वो दोनों जैसे तैसे हॉस्पिटल के ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे ही थे कि वहाँ पर उस रीपर ने विल को अपने टेंटिकल से बुरी तरह से जकड़ लिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी नीना ने वहाँ रखी एक कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से रीपर के टेंटिकल पर दे मारी, जिससे विल उसकी पकड़ से आजाद हो गया। जिसके बाद वो दोनों फिर से वहाँ से भागे और रीपर को चकमा देने के लिए नीना ने उस बिल्डिंग में स्मोक भर दिया और वो दोनों जल्दी से भागकर बिल्डिंग के आखिरी कमरे तक आ गए। पर वो रीपर अब भी उनका पीछा कर रहा था। लेकिन तभी विल की नजर वहाँ रखे हुए कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर पड़ी, जिन्हें देखकर विल के दिमाग में एक आइडिया आया, जिसके मुताबिक जल्दी से वो दोनों छुप गए। और जैसे ही रीपर उनके पास पहुंचा तो विल ने बिना वक्त गवाए उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर गोली चला दी, जिससे काफी बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके ने रीपर को बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। पर इससे नीना और विल काफी खुश थे, क्योंकि वो दोनों इस धमाके से जिंदा बच निकले थे, जबकि वो रीपर अब हिल भी नहीं रहा था। खैर, अब इस सब के बाद विल यहाँ से वापस जाना चाहता था, क्योंकि विल को अपने बेटे के लिए फिल्टर्स मिल चुके थे, जबकि नीना अपनी पुरानी लैब में जाना चाहती थी, क्योंकि उसे वहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए था। और इसी वजह से उन दोनों में थोड़ी बहस हो गई, जिसके दौरान विल ने कहा कि मेरा इन फिल्टर्स को अपने बेटे तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। पर नीना ने उससे कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे बेटे की बात नहीं है, हम लोग हमेशा इन रीपर से भागते नहीं रह सकते, इसलिए हमें इन दानवों को मारने का रास्ता ढूंढना ही होगा, और इसके लिए मेरी पुरानी लैब में जाना बहुत जरूरी है। तब नीना की बातों को सुनकर विल भी इसके लिए राजी हो गया और वो दोनों जल्दी से वहाँ से नीना की लैब की ओर निकल गए। लेकिन इसमें हैरानी की बात ये थी कि उनके जाने के बाद धमाके से गिरा हुआ वो रीपर फिर से उठ गया था। खैर, अब ये दोनों जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाते हुए नीना की लैब में जा पहुंचे, जहाँ जाते ही नीना ने अपना मैजिक बुलेट बनाने का काम शुरू कर दिया और विल वहाँ पर पहरा देने लगा। मगर इसी दौरान विल को वहाँ नीना की एक तस्वीर मिली, जिसमें नीना का परिवार भी था। तब विल ने नीना से उसके परिवार के बारे में पूछा, क्योंकि नीना ने अपने परिवार के बारे में आज से पहले किसी को भी नहीं बताया था। तब नीना ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब रीपर्स का पहला हमला हुआ था तो मैं यहीं पर थी। मेरा बेटा बिली, जो कि 7 साल का था, उस दिन उसका फुटबॉल मैच था, पर अफसोस की बात यह है कि मैं उसको खेलते हुए देख भी नहीं पाई। मेरा पति 2 हफ्तों के लिए काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, पर वो कभी लौट कर ही नहीं आया। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, पर अफसोस मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। और इसके साथ ही नीना ने विल से माफी भी मांगी, क्योंकि नीना के कहने पर ही तारा उसके साथ आई थी और फिर वो कभी वापस जा ही नहीं पाई। तो अब इन सब बातों के बाद नीना ने वो बुलेट तैयार की, पर जैसे ही उसने रीपर की खाल पर उस गोली को चलाया तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए नीना ने विल से वापस जाने को कहा, क्योंकि विल के बेटे हंटर को ऑक्सीजन फिल्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पर विल नीना को यहाँ मरने के लिए छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए नीना ने विल से कहा कि तुम हंटर के पास जाकर उसे संभालो, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। इस लैब की पार्किंग में मेरी कार अब भी मौजूद है, और जैसे ही मैं इन गोलियों को बनाने में कामयाब हुई तो मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी, और अगर मैं वापस नहीं आई तो समझ लेना कि मैं मर चुकी हूँ। तब नीना की बात मानकर विल वहाँ से निकल गया, पर विल के जाने के बाद नीना के पास एक रीपर भी आ चुका था। लेकिन इसी दौरान नीना को लैब के अंदर पावर सेल नाम की एक चीज दिखाई दी, जिसका इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से उसने फिर से एक गोली बनाई और उसे सीधा उस रीपर पर दाग दिया।
वहीं दूसरी ओर बिल अपने बेटे के पास वापस जाने के लिए काफी तेज रफ्तार में गाड़ी भगा रहा था, पर तभी अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर होने की वजह से उसकी गाड़ी पलट गई। इस हादसे में बिल जिंदा तो बच गया था, पर कुछ रीपर्स बिल को मारने के लिए उसकी ओर आने लग गए थे, जिन्हें देखकर बिल ने जल्दी से गाड़ी से निकलकर भागना शुरू कर दिया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 2 रीपर्स ने बिल को घेर लिया था और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। बिल ने उन रीपर्स पर कई गोलियां चलाई, जिनका उन पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे बिल को भी समझ आ चुका था कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक उनमें से एक रीपर फट गया और ये काम किया था नीना ने, क्योंकि फाइनली नीना उस मैजिकल बुलेट को बनाने में कामयाब हो चुकी थी। जिसके बाद वो दूसरा रीपर नीना को मारने के लिए उसकी ओर भागा, पर नीना ने उसे भी टपका दिया। लेकिन उनके मरते ही इस बात का खुलासा हुआ कि ये रीपर्स कोई जानवर नहीं बल्कि मशीन है, जिन्हें किसी ने इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया था। और यही वजह थी कि रीपर्स बिना खाए और बिना सोए बस इंसानों का शिकार कर रहे थे। और जब बिल ने नीना से पूछा कि आखिर ये काम किसका हो सकता है, तो नीना ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा कि शायद ये एलियंस का काम है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब इनके हाथ उन रीपर्स को मारने के लिए हुक्म का इक्का लग चुका था, और उसी इक्के के साथ वो दोनों वापस अपने गाँव लौट आए, जहाँ सबसे पहले बिल अपने बेटे हंटर से मिला और हंटर भी अपने पिता को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। अपने गांव पहुंचकर नीना ने वहां एक काला झंडा लहरा दिया, जो कि बाकी जिंदा बचे हुए लोगों के लिए इस बात का संकेत था कि रीपर्स को मारने का तरीका मिल चुका है और इंसानियत और रीपर्स के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है। तब दूसरे गाँव के लोगों ने भी जैसे ही नीना के इस झंडे को देखा, तो उन सब ने एकजुट होकर बहुत सारी मैजिक बुलेट्स बनाई और रीपर्स के खिलाफ जंग शुरू कर दी, जिसमें वो इन रीपर्स से अपनी धरती वापस लेने के लिए एक के बाद एक इन रीपर्स का खात्मा करते जा रहे थे। इंसान और रीपर्स के बीच की इस खौफनाक जंग में आखिरकार नीना और बिल ने मिलकर उस मैजिक बुलेट को ढूंढ ही निकाला, जिससे इंसानियत को एक नई उम्मीद मिल गई। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर इस दुश्मन से पीछा छूटते ही यूनिवर्स से एक ऐसी आफत टूट पड़े जो इससे भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो। जैसे कि नीना ने इशारा किया था कि ये रीपर शायद एलियंस की भेजी हुई मशीन्स हैं, और असली दुश्मन तो अब धरती पर कदम रखने वाला है। एक ऐसी ताकत जो न सिर्फ इंसानों को कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार सकती है, बल्कि उनके हर अगले कदम को पहले से ही जान लेती है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। मेजर विलियम केज, जो कि एक ऐसा ऑफिसर था जो कभी मैदान जंग में उतरा ही नहीं था, लेकिन अब उसे धरती के सबसे खतरनाक एलियन से लड़ने के लिए जबरदस्ती जंग के मैदान में उतार दिया गया है। केज कोई हीरो नहीं, बल्कि वो मौत से बहुत डरता है, लेकिन एक नीले एलियन का खून उसके शरीर में मिलते ही वो एक टाइम लूप में फंस जाता है, और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है हर रोज मरना, हर बार सीखना और रीटा वटास्की की मदद से उस मास्टरमाइंड ओमेगा तक पहुंचना, जो कि वक्त की डोर थामे बैठा है। पर क्या एक डरपोक ऑफिसर बार बार मर के दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाइवर बन पाएगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।